नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज एनालिसिस 24 फरवरी 2023। आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं चेक करते हैं दोस्तों। वैसे 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके अलावा कुछ और न्यूज़ है दोस्तों जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से न्यूज़ हैं। एक तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में फिर से एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है। इंडिया एज एक्सपेक्टेड अब्सटेन हुआ है। सेकेंड, द हिंदू न्यूज़पेपर ने एक आरटीए फाइल किया था यह पता करने के लिए कितने वोटर्स ने अब तक आधार कार्ड को लिंक किया है वोटर आईडी के साथ। तो रिप्लाई क्या है वो देखेंगे, कुछ डाटा जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्कैन एंड केयर करके एक फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका परफॉर्मेंस क्या है वो देखेंगे। फिर एक सर्वे रिपोर्ट है दोस्तों, एक स्टडी रिपोर्ट है, एक प्राइवेट फर्म ने कंडक्ट किया था। उनके हिसाब से इंडिया में डिजिटली स्किल्ड एम्प्लॉयज का जीडीपी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। फिर प्रो खालिस्तान मूवमेंट फिर से उभर के आ रहा है दोस्तों। एक लीडर है, एक सेल्फ डिक्लेयर लीडर है अमृतपाल सिंह। इनका अरेस्ट के चलते इनके फॉलोअर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है पंजाब का, अमृतसर का, अजनाला में, वो देखेंगे। फिर G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है, तो इंडिया 9 गेस्ट कंट्रीज को बुलाया है। ठीक है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपका काम का है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ा दीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहला न्यूज़। इंडिया अब्सटेन्स इन यूएन वोट अंडरस्कोरिंग नीड फॉर जस्ट लास्टिंग पीस इन यूक्रेन। जीएस पेपर 2 फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब में न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए, 193 मेंबर जनरल असेंबली ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसे यूक्रेन एंड यूक्रेन के सपोर्टर्स ने पुट फॉरवर्ड किया था। यह ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का टाइटल था प्रिंसिपल्स ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस अंडरलाइंग ए कॉम्प्रहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन। तो इस रेजोल्यूशन को 141 वोट्स मिले फेवर में, 7 वोट्स अगेंस्ट में और 32 वोट्स अब्सटेन था। बेसिकली 32 कंट्रीज ने वोटिंग से अपने आप को अब्सटेन किया, जिसमें इंडिया, चाइना जैसे कंट्रीज है। तो ये रेजोल्यूशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, इस रेजोल्यूशन के थ्रू यूक्रेन सारे मेंबर स्टेट्स को एंड सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वेस्ट किया है to redouble support for diplomatic efforts to achieve a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine consistent with charter। तो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर के हिसाब से, वैसे यूनाइटेड नेशंस का चार्टर क्या बोलता है? इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है कि नहीं? तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के हिसाब से यूक्रेन में पीस इंश्योर करने के लिए सारे मेंबर स्टेट्स एंड सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को और इंक्रीज करना है। देखिए, आप सबको मालूम है अभी के हिसाब से रशिया यूक्रेन का इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स के अंदर घुस चुके हैं एंड ऑब्वियस सी बात है ये यूक्रेन की सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता है। तो यूक्रेन ये रेजोल्यूशन के थ्रू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को अर्ज किया है कि रशियन मिलिट्री फोर्सेस को अनकंडीशनली विड्रॉ करना चाहिए यूक्रेन टेरिटरी से। अनकंडीशनली विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब रशिया की तरफ से कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए उधर से विड्रॉ होने के लिए। यूक्रेन ने यह भी बोला है रशियन फोर्सेस की तरफ से जो अत्याचार हो रहा है यूक्रेन के अंदर उसे भी बंद करना है। यह सब के लिए यूक्रेन को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की मदद की जरूरत है। वैसे दोस्तों, आज फरवरी 24, 2023 है। रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन का फर्स्ट एनिवर्सरी है। फरवरी 24, 2022 को रशिया यूक्रेन को इन्वेड किया था। इसके बाद सेवरल यूएन रेजोल्यूशंस ने रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को कंडम किया है दोस्तों, लाइक जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक्सेट्रा कई बार अंडरलाइन किया है इट्स कमिटमेंट टू द सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन। और आपको मालूम ही होगा रीजनली रशिया का ह्यूमन राइट्स काउंसिल मेंबरशिप भी टर्मिनेट किया गया था। पर देखिए दोस्तों, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशंस का लार्जेस्ट बॉडी है, ये इस तरह रेजोल्यूशंस अडॉप्ट करने से या फिर रशियास एक्टिविटीज को कंडम करने से कोई फायदा है क्या? रशिया को इससे कोई फर्क पड़ता है? ये जानने के लिए मैं आपको एक आर्टिकल पर लेके जाऊंगा। ये वेबसाइट एक्चुअली यूके पार्लियामेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी। इसमें एक आर्टिकल आया था, द यूएन जनरल असेंबली कंडम्स रशिया बट व्हाट कैन इट एक्चुअली डू। देखिए, इस पर क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों,
इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के ऊपर रेस्पॉन्ड करना किसका काम है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। वैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास बहुत सारे पावर्स है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को रिस्टोर करने का। जैसे कि अगर कोई कंट्री में मिलिट्री एक्शन को ऑथराइज करना है या फिर किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस इंपोज करना है, ये सब पावर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है। और आपको पता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन पास होना है तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, इनका अप्रूवल की जरूरत है। बेसिकली इनके पास वीटो पावर है। कोई भी डिसीजन इन 5 कंट्रीज का अप्रूवल के बिना पास नहीं होगा। रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, तो अगर रशिया के खिलाफ भी सैंक्शन इंपोज करने का प्लान हो रहा है या फिर रशिया में कोई मिलिट्री एक्शन ऑथराइज करने का डिसीजन हो रहा है, उसके ऊपर भी रशिया अपना वीटो पावर यूज कर सकता है। अगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात करें, उनके पास भी एक रेसिडुअल रिस्पांसिबिलिटी है फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अंडर आर्टिकल्स 10 एंड 11 ऑफ द यूएन चार्टर। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन कॉल्ड यूनाइटिंग फॉर पीस एक्टिवेट किया था 27 फरवरी 2022 को। तो ये जो यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन है, इट फोर्सेस दैट द असेंबली नीड्स टू रेकमेंड मेंबर स्टेट्स टेक कलेक्टिव मेजर्स टू मेंटेन और रिस्टोर पीस। तो बेसिकली इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए या फिर रिस्टोर करने के लिए कलेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए। इस तरह मेंबर स्टेट्स को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेकमेंड कर सकता है। बेसिकली यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन के थ्रू यूएन जनरल असेंबली ने इसी बात को रेकमेंड किया था। ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, रेकमेंड। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है केवल रेकमेंड कर सकता है दोस्तों, कोई भी स्टेट्स के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है। पर देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ डिसीजंस जो है मेंबर स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है। वैसे जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग एंड मेंबर स्टेट्स आर नॉट बाउंड बाय दैम। तो कुल मिलाकर जनरल असेंबली में जब इस तरह के रेजोल्यूशंस अडॉप्ट होते हैं, उसका कितना इंपैक्ट है इसका आप अनुमान लगा सकते हो। पर देखिए दोस्तों, इस तरह के रेजोल्यूशंस अडॉप्ट होने से एक कलेक्टिव ओपिनियन जरूर बना सकते हैं। कम से कम रशिया जैसे कंट्री को बाकी सारे कंट्रीज कलेक्टिवली ये बता सकते हैं कि हम आपके खिलाफ हैं, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है। वैसे देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म्स होने का टाइम कब का निकल चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था, आपको मालूम है दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो विनर कंट्रीज थे वो सब अपने हिसाब से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है कि नहीं। जो परमानेंट मेंबर्स है उन्हें अनलिमिटेड पावर्स भी दे दिया। तो काफी सालों से बाकी सारे कंट्रीज का डिमांड ये है सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना चाहिए करके, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स का जो नंबर है उसे इंक्रीज करना चाहिए करके, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, वो अलग बात है। इसलिए देखिए, प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का इतना इंपैक्ट नहीं है। वापस न्यूज पर आते हैं। तो एज एक्सपेक्टेड इंडिया इस यूएन रेजोल्यूशन से भी अपने आप को अब्सटेन किया है। अब तक रशिया के खिलाफ में जितने यूएन रेजोल्यूशंस हुआ है वो सभी में से इंडिया अब्सटेन किया है। बेसिकली इंडिया एक न्यूट्रल पोजीशन लिया है। इसका 2 रीजन है दोस्तों। एक तो देखिए, इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशंस काफी सही है। रशिया इंडिया का मेजर डिफेंस पार्टनर है। हम सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया से खरीदते हैं, है कि नहीं। ऊपर से रशिया इंडिया को ऐसे टाइम पर हेल्प किया दोस्तों जब किसी और वेस्टर्न कंट्री ने इंडिया को हेल्प नहीं किया था। वो सब हम इतना जल्दी भूल नहीं सकते। ऊपर से इंडिया को पूरा बैकग्राउंड अच्छी तरह पता है। ये रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन होने के पीछे का रीजन क्या है ये भी इंडिया को मालूम है। बेसिकली इसके पीछे वेस्टर्न कंट्रीज का एक कलेक्टिव इंटरेस्ट भी है दोस्तों। इसलिए ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने जब हाई लेवल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस किया था, उन्होंने बोला था इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस एंड डायलॉग and diplomacy, adding that it is in the collective interest to work constructively both within the United Nations and outside in finding an early resolution to this conflict. बेसिकली इंडिया जो कह रहा है दोस्तों, या फिर इंडिया का जो स्टैंड है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इंडिया क्या बोला है, अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को बंद करना है तो पीस, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू ही बंद करना है। अगर आप रशिया के ऊपर सैंक्शंस इंपोज करते रहोगे, रशिया को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो अब तक ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता। 1 साल होने को है, कुछ फर्क हुआ, कुछ फर्क नहीं हुआ। तो देखिए, ये सैंक्शंस वगैरह इंपोज करना, रेजोल्यूशंस पास करना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पीस, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी होना चाहिए, बात करना चाहिए, तब जाके प्रॉब्लम खत्म होगा। तो इसके लिए बाकी सारे कंट्रीज को कलेक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली काम करना चाहिए। ये सबके अलावा इंडिया एक और बात को कंसिस्टेंटली अंडरलाइन किया है कि आजकल ये देखने को मिल रहा है दोस्तों, जितने वेस्टर्न कंट्रीज है
वो रोते हैं कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को बंद करना चाहिए, रशिया के ऊपर सैंक्शंस इंपोज करना चाहिए, रशिया को आइसोलेट करना चाहिए, रशिया का जो ऑयल प्राइसेस है उसके ऊपर कैप लगा देना चाहिए। मतलब जो कुछ भी वो कर सकता है रशिया के खिलाफ में वो सब वो कर रहे हैं। पर पता है आपको, अगर रशिया यूक्रेन क्राइसिस से किसी को एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है वो एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज को हो रहा है, जो ग्लोबल साउथ के कंट्री से उनको हो रहा है। ग्लोबल साउथ मतलब क्या है? ग्लोबल साउथ मतलब ऐसा एक टर्म है दोस्तों जो सथेन कंट्रीज के लिए यूज करते हैं। बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्री से, अंडर डेवलप्ड कंट्री से, उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ इसलिए बोलते हैं, अगर आप नॉर्थर्न हेमिस्फीयर देखोगे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थर्न साइड में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है कि नहीं? इंक्लूडिंग यूएसए भी देखो, ये सारे डेवलप्ड है। मेजोरिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आपको सथेन एरिया में देखने को मिलेगा। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से अगर किसी को एक्चुअली में प्रॉब्लम हुआ है ना, वो वेस्टर्न कंट्रीज को नहीं बल्कि सथेन कंट्रीज को है। देखिए रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से फर्टिलाइजर का दाम बढ़ गया, फूड का दाम बढ़ गया, फूड की अवेलेबिलिटी कम हो गया, है कि नहीं? तो जयशंकर साहब ने ये बोला था, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ दोस दैट आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट इवन एज दे स्टेयर एट द एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स। तो जो दोनों साइड को जोड़ने में स्ट्रगल कर रहा है उनके साथ है हम। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है फूड प्राइसेस का एस्केलेशन से, फ्यूल प्राइसेस का एस्केलेशन से, फर्टिलाइजर प्राइसेस का एस्केलेशन से, उनके साथ है हम, ना कि कोई वेस्टर्न कंट्रीज का पर्सनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। यह बात इंडिया हमेशा क्लियर करते हुए आ रहा है। अगला है 60% ऑफ वोटर्स लिंक्ड आधार टू वोटर आईडी, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। देखिए 2021 में इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 पास हुआ था टू डी डुप्लीकेट इलेक्टोरल रोल्स बाय अलोइंग इलेक्शन अथॉरिटीज टू कलेक्ट द 12 डिजिट नंबर फ्रॉम वोटर्स। देखिए हमारे देश में पॉपुलेशन इतना है और इंटरनल माइग्रेशन होता रहता है। बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह में लोग जो है शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के बाद जब इलेक्शन का टाइम होता है वो क्या करते हैं, अपना जो नाम है वो उधर का वोटर्स लिस्ट में एनरोल करते हैं या फिर इलेक्टोरल रोल में एनलिस्ट करते हैं, है कि नहीं? ऐसे करने के टाइम पर पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना नाम जो है डिलीट करना भी होता है। पर देखिए दोस्तों, ये कभी कभी लोग करते नहीं हैं और कुछ स्मार्ट लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम पर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वोट भी कर देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। तो ये सबको अवॉइड करने के लिए, बेसिकली इलेक्टोरल रोल्स में नाम का डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए पार्लियामेंट ने 2021 में एक एक्ट पास किया, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली इलेक्शन लॉज एक्ट में अमेंडमेंट किया और नया प्रोविजन ऐड किया कि इलेक्शन अथॉरिटीज को एक पावर दिया, आधार नंबर जो है इलेक्टोरल आईडी के साथ लिंक करने का। ठीक है, ऐसे करने से क्या फायदा है? देखिए आधार नंबर जो है लाइफ टाइम के लिए इश्यू होता है। आधार नंबर कभी आपका चेंज नहीं होगा। आधार कार्ड डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं, फोटो चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, पर आपका जो आधार नंबर है वो लाइफ टाइम के लिए इशू होता है। दोबारा आधार नंबर कभी इशू नहीं होगा। तो ये आधार नंबर आपका वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक करने से क्या होगा, अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल्स में डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब अगर 2 इलेक्टोरल रोल में आपका नाम आ रहा है तो इलेक्शन कमीशन जो है इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। समझ गए? इसलिए आजकल गवर्नमेंट जो है हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आधार के साथ लिंक करने के बारे में सोच रहा है दोस्तों। वैसे अच्छी बात भी है, पर इसके लिए काफी अपोजिशन है, ये बात भी आपको पता है। जो भी है, तो रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर ने एक राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन सबमिट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और पूछा कितने लोगों ने आधार नंबर को लिंक किया है वोटर आईडी के साथ। तो उनका रिप्लाई आया है, ओवर 60% ऑफ इंडियाज 94.5 करोड़ वोटर्स। तो इंडिया में कितने वोटर्स है अभी के हिसाब से? 94.5 करोड़ वोटर्स है। वैसे इंडिया में वोट करने के लिए मिनिमम एज क्या है? 18 है। और एक पॉइंट आपको समझना है दोस्तों, आपका 18 साल हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोट कर पाओगे। आपको सबसे पहले आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधर का वोटर्स लिस्ट में आपका नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आपका नाम वोटर्स लिस्ट में आएंगे, तब जाके आप वोट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि 18 साल कंप्लीट हो गया आप सीधा सीधा पोलिंग बूथ पर चले जाओगे और बोलोगे मुझे वोट करना है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है इंडिया में 94.5 करोड़ वोटर्स हैं, इसमें से 60% ऑलरेडी आधार नंबर को वोटर आईडी के साथ लिंक किया है। ठीक है, वैसे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु हैव देयर आधार लिंक्ड इज 56 करोड़ 90 लाख 83,090। अगर आप स्टेट वाइज ब्रेकडाउन देखोगे
त्रिपुरा में सबसे ज्यादा लोग ये लिंकिंग प्रोसीजर कंप्लीट किया है दोस्तों। वैसे त्रिपुरा में लेटेस्ट असेंबली इलेक्शंस भी हुआ था, अब रिजल्ट पेंडिंग है, ये बात आपको मालूम होगा। तो त्रिपुरा में 92% ऑफ वोटर्स ऑलरेडी ये लिंकिंग प्रोसीजर कंप्लीट किया है दोस्तों, ठीक है। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2021 के हिसाब से इलेक्शन अथॉरिटीज को यह पावर दिया गया था कि वो आधार नंबर ले सकते हैं और वोटर आईडी के साथ लिंक कर सकते हैं। पर देखिए ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें यह लिखा गया कि नो एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन द इलेक्टोरल रोल शैल बी डिनाइड and no entries in the electoral roll shall be deleted for inability of an individual to furnish or intimate Aadhaar number due to such sufficient cause as may be prescribed। मतलब देखिए, अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है उनका नाम आप इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड नहीं करोगे। अगर आधार नंबर नहीं है तो दूसरे कोई डॉक्यूमेंट भी फर्निश करने का अपॉर्चुनिटी उन्हें देना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली कुछ वोटर्स ने दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किया है इलेक्टोरल आईडी के साथ, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, टू फिल आउट फॉर्म 6B विच द ईसी इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर। देखिए ये भी आप ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2021 के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक फॉर्म रिलीज किया था, दैट इज फॉर्म 6B। ये फॉर्म 6B यूज किया जाता है दोस्तों बेसिकली वोटर आईडी को रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक करने के लिए, ठीक है। एक्चुअली फॉर्म 6B प्राइमरली आधार कार्ड को डिमांड करता है, पर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आप दूसरा कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, पर आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा लिंकिंग हुआ है त्रिपुरा में, फिर लक्षद्वीप में, फिर मध्य प्रदेश में, ठीक है। इधर तो 91% एंड 86% ऑफ वोटर्स ने ऑलरेडी आधार नंबर प्रोवाइड किया है। And voters in certain states have not provided their Aadhaar in such proportions even though they are above the national average। तो देखिए कुछ स्टेट्स का नंबर काफ़ी कम है दोस्तों, जैसे कि आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका 71% बिलो है, एंड तमिलनाडु एंड केरला में 63% एंड 61% से बिलो है, ठीक है। एंड स्टेट विद द लोवेस्ट आधार रजिस्ट्रेशन बाई वोटर्स इज गुजरात, वेयर 31.5% ऑफ वोटर्स लिंक किया है डॉक्यूमेंट को वोटर कार्ड के साथ। एंड नेशनल कैपिटल में अगर आप देखोगे लेस देन 34% है। तो बेसिकली कुल मिलाकर ये जो आधार लिंकिंग प्रोसेस है वो इतना अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, और कुछ स्टेट्स में 90% से ऊपर ये लिंकिंग हुआ है, ठीक है। ये है आरटीए रिस्पॉन्स। अगला न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, 5 लाख पेशेंट्स यूज्ड QR कोड इन 365 हॉस्पिटल्स फॉर फास्टर रजिस्ट्रेशन विदाउट क्यूइंग अप, GS पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, हेल्थ, ये सब मेनूस आपको देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कैन एंड शेयर सर्विस इंट्रोड्यूस किया था फॉर फास्टर आउटपेशेंट डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशंस इन अक्टूबर 2022। इसी के बारे में बात हो रही है दोस्तों। तो अप टू 5 लाख पेशेंट्स ऑलरेडी बेनिफिट हुआ है दोस्तों अक्टूबर से लेके अब तक ये QR कोड एनेबल्ड रजिस्ट्रेशन एट हॉस्पिटल काउंटर से। कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है। हमारे देश में गवर्नमेंट की तरफ से जितने हेल्थ सर्विसेज है उसे डिजिटाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें क्या है ना, सारे पेशेंट्स को एक हेल्थ आईडी दिया जाएगा, तो आपके जितने मेडिकल डिटेल्स है ये सब ये हेल्थ आईडी के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया या फिर कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब किया, आप वो टेस्ट कराओगे, टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स पूरा आपका हेल्थ आईडी में आ जाएगा। मतलब आपका जितना प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स है ना वो पूरा आपका हेल्थ आईडी में अवेलेबल होगा। आपको हर जगह पूरे वो पेपर का बंडल लेके घूमने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाओगे, आपका हेल्थ आईडी बताओगे, वो खोलोगे, डॉक्टर देखेंगे आपने क्या क्या कराया है अभी तक। दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, उन्होंने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर एक स्कैन एंड शेयर सर्विस इंट्रोड्यूस किया था। किसके लिए? फास्टर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए आज के हिसाब से जब आप एक हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको ओपी का वो चीट लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है नहीं, बहुत लंबा क्यू रहता है। तो अभी ये जो स्कैन एंड शेयर सर्विस इंट्रोड्यूस किया है ना, इसमें क्या है, हर एक हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन काउंटर के सामने इस तरह एक QR कोड रहेगा। ये आप स्कैन करोगे तो आपका पूरा जो आउटपेशेंट रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। बेसिकली आपको क्यू में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला है कि अब तक बेसिकली अक्टूबर 2022 से लेके अब तक 5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को बेनिफिट मिला है ये क्यूआर कोड सर्विसेज से या फिर स्कैन एंड शेयर सर्विसेज से। तो अक्टूबर 2022 से अभी तक 365 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये सर्विस अडॉप्ट किया है। ठीक है, नाउ द पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल्स बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डिस्प्ले देयर यूनिक क्यूआर कोड्स इन पेशेंट रजिस्ट्रेशन एरियाज। तो बेसिकली हर एक हॉस्पिटल में बेसिकली इस स्कैन एंड शेयर सर्विसेज में जितने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है उन्हें अपना पेशेंट रजिस्ट्रेशन एरिया से ना जहां पे आप रजिस्टर करते हैं उधर ये क्यूआर कोड प्रोवाइड करना है। तो पेशेंट्स जो है अपना क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं कोई भी हेल्थ एप्लीकेशन यूज करके। अब देखिए आजकल बहुत सारे हेल्थ एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, जैसे कि आभा ऐप है। आभा ऐप क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु तो काफी फेमस है दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर बहुत लोगों ने ये ऐप इंस्टॉल किया था, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एका केयर, ड्रीफ केस, बजाज हेल्थ, पेटीएम एक्सेट्रा। आप देखिए ये सारे ऐसे ऐप्स है दोस्तों, ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें आपका हेल्थ रिकॉर्ड्स आप सेव कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो इसमें से कोई भी एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में है ना, तो आप सीधा सीधा स्कैन करो, आपका ओपी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। तो इसके थ्रू बेसिकली आपका जितने इंफॉर्मेशन है लाइक नेम, एज, जेंडर, यूनिक हेल्थ आईडी, ये सब हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द हॉस्पिटल में चला जाएगा। देखिए पहले क्या होता था, आपको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जाके रजिस्टर करना पड़ता था। तो वो पूछेंगे आपसे नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, सब कुछ, फिर आपका प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या है, सब पूछेंगे ना। तो अब ये सब पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है ऑलरेडी ऑनलाइन सेव्ड है, सर्वर में सेव्ड है। बस आपको अपना यूनिक हेल्थ आईडी मेंटेन करना है। तो जैसे आप स्कैन करोगे ये पूरा डिटेल्स उधर चला जाएगा, सेकंड्स के अंदर आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अभी के हिसाब से ये सर्विस जो है 125 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है अक्रॉस 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। लीडिंग यूजर स्टेट कौन सा है? कर्नाटका है। कर्नाटका में अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा टोकन्स जनरेट हो चुका है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 1.1 लाख, दिल्ली में 72,000। ठीक है, स्कैन एंड शेयर सर्विस इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी लेवरेज्ड to provide better services to patients and to improve the system efficiency. Now this is a very important statement. ठीक है, देखिए अगर आपसे मेंस एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा हमारा हेल्थ केयर के बारे में, ठीक है, हमारा हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको टेक्नोलॉजी के बारे में तो बताना होगा ना। तो टेक्नोलॉजी के बारे में बता के आप ये स्टेटमेंट इंक्लूड करो, ये जो स्कैन एंड शेयर सर्विस है गवर्नमेंट की तरफ से, इट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी लेवरेज। किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेशेंट्स के लिए बेटर सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सकता है, किस तरह सिस्टम एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सकता है। ये सब अच्छे पॉइंट्स है ना, बस याद आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज एडिशनली रजिस्टर्ड 2 लाख हेल्थ फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज, इमेजिंग सेंटर्स, फार्मेसीज एक्सेट्रा इन द हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर। तो ऑलरेडी एक हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर है दोस्तों नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का, उसके अंदर काफी सारे 2 लाख से ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज को ऑलरेडी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने रजिस्टर करके रखा हुआ है। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है। अब आप पूछोगे ये हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। वैसे देखिए इट इज द कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ABDM, दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, दैट एम्स टू सर्व एज ए सिंगल सोर्स फॉर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री। देखिए मैंने आपको बोला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हर एक पेशेंट के लिए हेल्थ आईडी जनरेट करना जिसमें उनका पेशेंट रिकॉर्ड्स, प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स, मेडिकल हिस्ट्री वो सब स्टोर्ड होगा। अब ABDM का एक कोर बिल्डिंग ब्लॉक है दोस्तों HFR, जो हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री है। इसमें क्या है ना, हर एक हेल्थ फैसिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, समझ रहे हो आप। सो अमंग द वेरीफाइड फैसिलिटीज अराउंड 75% बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट सेक्टर। आप देखिए हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में 75% जो है गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल से या फिर हेल्थ फैसिलिटी से, जिसमें ब्रेकडाउन दिया है। कर्नाटका का 46,179 हेल्थ फैसिलिटीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है HFR में, फिर उत्तर प्रदेश का 31,417, फिर महाराष्ट्र का 13,789, फिर आंध्र प्रदेश का 13,345। तो बेसिकली आपको क्या समझा दोस्तों, ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर जितने प्रोग्राम्स है ना, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा कर्नाटका जो है, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है,
अगला है डिजिटली स्किल्ड एम्प्लॉइज मेक मोर मनी देन अदर्स, कंट्रीब्यूट रुपीज 10.9 ट्रिलियन टू जीडीपी। जीएस पेपर 3 एम्प्लॉयमेंट में न्यूज आपको काम आएगा। रिसेंटली AWS करके एक फर्म ने एक स्टडी रिपोर्ट पब्लिश किया है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। उनके हिसाब से इंडियन एम्प्लॉयज जिनके पास सोफिस्टिकेटेड डिजिटल कैपेबिलिटीज है, जैसे कि क्लाउड आर्किटेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सेट्रा, उन्होंने रुपीज 10.9 लाख करोड़ या फिर $5.7.9 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है टू कंट्रीज ईयरली ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन्होंने ये भी बोला है इंडिया में जिन लोगों के पास एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स है वो 92% ज्यादा पैसे कमा लेते हैं उन लोगों से जिनके पास सेम क्वालिफिकेशन है पर वो अपना डिजिटल स्किल्स को यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए डिजिटल स्किल्स भी 3 तरह का है दोस्तों। एक है फंडामेंटल डिजिटल एबिलिटीज, दूसरा है इंटरमीडिएट डिजिटल एबिलिटीज, तीसरा है एडवांस्ड डिजिटल एबिलिटीज या टैलेंट्स। फंडामेंटल डिजिटल एबिलिटीज मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए जैसे कि अगर आपको ईमेल, वर्ड प्रोसेसर और अदर ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स वगैरह यूज करना आता है या फिर सोशल नेटवर्किंग करना आता है, ये सब आपका फंडामेंटल डिजिटल एबिलिटीज हो गया। दूसरा हो गया इंटरमीडिएट डिजिटल एबिलिटीज, इसमें आएगा डाटा एनालिसिस, एप्लीकेशन ट्रबल शूटिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट क्रिएशन एक्सेट्रा। और एडवांस डिजिटल टैलेंट्स में क्या क्या आएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टडी रिपोर्ट में से आपको मेंस आंसर रेटिंग के लिए कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपसे मेंस में एक क्वेश्चन पूछा इंडिया का डिजिटल कैपेबिलिटीज के बारे में, या फिर आपको ऐसा एक क्वेश्चन पूछा कि इंडिया का फ्यूचर ग्रोथ के लिए इंडियन यूथ का डिजिटल स्किल्स कैसे काम आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो आपको ये सारे जो पॉइंट्स है ना, जैसे कि कितने पैसे कमा रहे हैं, कितना जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, ये सब बताना पड़ेगा। पर आपको ये भी बताना पड़ेगा किस फर्म ने ये स्टडी रिपोर्ट पब्लिश किया, तब अच्छा रहेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय सो एंड सो कंपनी जो भी है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इतने पैसे का जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, वो दूसरे लोगों से इतना ज्यादा पैसे कमा रहा है वगैरह वगैरह। और देखिए स्टडी रिपोर्ट के हिसाब से 91% ऑफ एम्प्लॉइज जो एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स यूज करते हैं वो ज्यादा सैटिस्फाइड है अपने जॉब से देन 74% ऑफ एम्प्लॉइज विथ ओनली बेसिक डिजिटल स्किल्स। तो बेसिकली आपका डिजिटल स्किल्स कितना एडवांस्ड है उसके हिसाब से आपका जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव हो रहा है, और ऑब्वियसली बात है आपका पेमेंट भी इंप्रूव होगा। और देखिए 80% ऑफ इंडियन बिजनेसेस दैट हायर इंडिविजुअल्स विथ एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स हाउ स्ट्रॉन्गर ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ। तो जो कंपनीज उन लोगों को हायर कर रहा है जिनके पास एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स हैं उनका ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इधर एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स की तारीफ हो रही है दोस्तों। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम पर ऐसे लोगों का हाई डिमांड होगा जिनका एडवांस्ड डिजिटल स्किल। अगला है प्रो खालिस्तान लीडर अमृतपाल सिंह सपोर्टेस अटैक पुलिस इन पंजाब अजनाला, जीएस पेपर 3 चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए दोस्तों ये जो प्रो खालिस्तान मूवमेंट है, बेसिकली सॉवरेन स्टेट फॉर सिख वाला जो मूवमेंट है वो फिर से उभर के आ रहा है दोस्तों। एक नया सेल्फ स्टाइल सिख प्रीचर है जो आजकल प्रो खालिस्तान लीडर है जिनका नाम है अमृतपाल सिंह। उनके सपोर्टेस पुलिस पर्सनल को अटैक किया है पंजाब का अमृतसर का अजनाला में। ठीक है, तो अमृतपाल रिसेंटली ये स्टेट किया था दैट खालिस्तान मूवमेंट कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम फ्लरिशिंग। खालिस्तान मूवमेंट अभी बंद नहीं हुआ है, कोई इसे रोक नहीं सकता फ्लरिश होने से, ये सब बोला है दोस्तों। वैसे ये जो अमृतपाल है ये अपने सपोर्टर्स को ये बोला था कि अजनाला में गैदर होने के लिए और उनके अरेस्ट के खिलाफ में प्रोटेस्ट करने के लिए। वैसे ये अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया था एक किडनैपिंग एंड थेफ्ट केस में, तो उनके अरेस्ट के खिलाफ में पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने कॉल दिया था उनके सपोर्टर्स को। ठीक है, वैसे ये अमृतपाल सिंह का जो प्रो खालिस्तान आउटफिट है इसका नाम है वारिस पंजाब दे, और इन्होंने अनाउंस किया है कि इनका इंस्पिरेशन स्लेन मिलिटेंट जर्नैल सिंह भिंद्रानवाले है। अब भिंद्रानवाले के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, 1980s में प्रो खालिस्तान मूवमेंट को भिंद्रानवाले ने लीड किया था, और जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया था जिसकी वजह से भिंद्रानवाले और उनके फॉलोवर्स का डेथ हुआ था गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। और इस ऑपरेशन के टाइम पर गोल्डन टेम्पल को मसिव डैमेज भी हुआ था, और उसी की बदले में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनका सिख बॉडीगार्ड्स ने असैसिनेट किया था। यह सब आपको मालूम हो। वैसे खालिस्तान इशू क्या है दोस्तों, आप सबको मालूम होगा दोस्तों, काफी पुराना इशू है। इट रेफर्स टू ए सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट दैट सीक्स टू एस्टैब्लिश ए सिख होमलैंड विद इन द पंजाब रीजन। तो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान
बॉर्डर में जो पंजाब रीजन है दोस्तों, उधर एक सिख होमलैंड एस्टैब्लिश करने का सेपरेटिस्ट मूवमेंट है खालिस्तान मूवमेंट। ठीक है, 1980s में काफ़ी हाइप था खालिस्तान मूवमेंट का, काफ़ी इश्यूज भी हुआ था उस एरिया में। एंड द प्रपोज्ड स्टेट वुड कंसिस्ट ऑफ लैंड दैट करंटली फॉर्म्स पंजाब इंडिया एंड पंजाब पाकिस्तान। देखिए जो पंजाब है दोस्तों, इंडिया में एक स्टेट है और पाकिस्तान में एक प्रोविंस है। ठीक है, तो इंडियन पंजाब एंड पाकिस्तान पंजाब का एरिया इसमें इंक्लूडेड है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ईस्टर्न पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया है इसमें। ये पूरा एरिया जो है ये खालिस्तान होमलैंड करके उन्होंने डिक्लेयर किया था, तो ये पूरा एरिया का सोवरेनिटी मांगता है वो। ठीक है, द खालिस्तान इश्यू केम टू ए हेड इन 1983 व्हेन ए रिलीजियस मिलिटेंट लीडर जरनैल सिंह भिंद्रानवाले सीज्ड द गोल्डन टेम्पल विद हिज आर्म्ड फॉलोअर्स। तो देखिए खालिस्तान इश्यू सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ था जब उनका मिलिटेंट लीडर जरनैल सिंह भिंद्रानवाले गोल्डन टेम्पल को सीज किया था उनके आर्म्ड फॉलोअर्स के साथ। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया था, जिससे भिंद्रानवाले और उनके फॉलोअर्स का डेथ हुआ था और गोल्डन टेम्पल को मैसिव डैमेज हुआ था। बाकी कहानी आपको मालूम है दोस्तों। ठीक है, और आपको मालूम है दोस्तों कनाडा में भी सिख डायस्पोरा बहुत है और उधर भी काफी प्रो खालिस्तान आउटफिट्स अंडरग्राउंड काम करते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसके बारे में। ठीक है, अगला है 9 गेस्ट कंट्रीज टू सबमिट विल बी अल्टीमेटली गाइडेड बाय कंटिन्यूटी ऑफ G20 जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए इस साल G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, ये बात आप सबको मालूम है दोस्तों। इसलिए कि G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, इसलिए जितने लाइक माइंडेड कंट्रीज है, बेसिकली इंडिया के साथ जिन कंट्रीज का रिलेशंस वगैरह सही है, वो लोग प्रतीक्षा में है, होप में है कि उनका भी कुछ इश्यूज जिसे ग्लोबल अटेंशन की जरूरत है वो पुटअप करेंगे इस बार G20 मीटिंग के थ्रू। तो इंडिया ने 9 गेस्ट कंट्रीज को ऑलरेडी इनवाइट किया है G20 सबमिट एंड मिनिस्टरियल मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो वो 9 कंट्रीज कौन कौन सा है? बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, the G20 is struggling to strike a balance between the agenda of Western countries and that of Global South। अब इस पॉइंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको G20 के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बताऊंगा, तब आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। G20 फॉर्म हुआ था 1999 में इन द बैकड्रॉप ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ लेट 1990s दैट हिट ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इन पर्टिकुलर। देखिए 1990s में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और ये फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया था ईस्ट एशियन रीजन एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन को। ठीक है, तो उस टाइम पर G20 फॉर्म हुआ था 1999 में। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योर करना बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज। मिडिल इनकम कंट्रीज को इन्वॉल्व करके ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, ये G20 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नाउ टुगेदर G20 countries include 60% of world's population, 80% of global GDP and 75% of global trade। अब ये डाटा देकर आपको समझ में आ गया होगा G20 कितना सिग्निफिकेंट ग्रुप है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड सिग्निफिकेंट ग्रुप इन द वर्ल्ड है दोस्तों G20। अब G20 में मेंबर्स कौन कौन है? सबसे पहले आपको समझना है G7 में जितने कंट्रीज है ना, वो सब G20 का भी मेंबर्स है। G7 कंट्रीज मतलब कौन है? मतलब दुनिया के जो सबसे डेवलप्ड, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह सबसे ज्यादा है, सबसे पावरफुल कंट्री से G7, सबसे अमीर कंट्री से G7 में। ठीक है, कौन कौन है वैसे? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इतने G7 कंट्रीज है। ठीक है, बाकी जो 13 कंट्रीज है वो आपको पता चल जाएगा, कुछ डेवलप्ड है, कुछ मिडिल इनकम कंट्रीज है, जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट इज साउथ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन कंट्री नहीं है, एक यूनियन है, बाकी 19 कंट्रीज है। ठीक है, अब इन 19 कंट्रीज में हमारा रशिया भाई इधर छुपा हुआ है। तो अगर रशिया इस टाइम पर इतना बड़ा एक ग्रुप का मेंबर है, अगर G20 मीटिंग अटेंड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वेस्टर्न कंट्रीज का मेन एजेंडा क्या होगा? रशिया को आइसोलेट करने का, रशिया के खिलाफ कुछ पॉइंट्स पुटअप करने का, है कि नहीं? तो इस बार मतलब 2023 में जब G20 इंडिया में होगा, इट इज स्ट्रगलिंग टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द एजेंडा ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एंड दैट ऑफ द ग्लोबल साउथ। मैंने आपको एक न्यूज में ग्लोबल साउथ के बारे में बताया था और नहीं बता रहा हूं। देखिए
मैंने आपको बोला रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है? ग्लोबल साउथ कंट्री से, क्योंकि उनके लिए फूड का प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है वार की वजह से, फर्टिलाइजर का प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, फ्यूल का प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके पास पैसे बहुत है, एक नहीं तो दूसरी जगह से उन्हें मिल जाएगा, वो ज्यादा पैसे देके कुछ भी एडजस्ट कर लेंगे। पर ग्लोबल साउथ कंट्री से जो डेवलपिंग है, जो अंडर डेवलप्ड है, उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब ये G20 मीटिंग इंडिया में होगा, ग्लोबल साउथ कंट्रीज का एजेंडा क्या होगा? एक तो देखिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वो बात करेंगे, ये जो फूड क्राइसिस है, फ्यूल प्राइस की क्राइसिस है, ठीक है, ये सब के बारे में वो बात करेंगे। वेरास वेस्टर्न कंट्रीज का मेन एजेंडा क्या होगा? रशिया के खिलाफ कुछ बोलने का। तो इसके बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करना इस बार थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। So the invite countries are likely any other participants of G20. This is an opportunity for these countries to come and be an equal partner in the G20 process. तो देखिए इंडिया ने ये बोला है जितने कंट्रीज को हम इन्वाइट कर रहा है G20 मीटिंग अटेंड करने के लिए, दे आर जस्ट लाइक G20 मेंबर्स। वो अपने प्रॉब्लम्स, अपने पॉइंट्स वगैरह पुट अप कर सकते हैं एंड G20 प्रोसेस का इक्वल पार्टनर बन सकते हैं। इंडिया ने बोला है वी विल नॉट क्रिएट प्री कंडीशंस फॉर कंट्रीज सेइंग डोंट ब्रिंग दिस और दैट, बट G20 हैज अ सर्टेन एजेंडा। मतलब हम कोई भी इन्वाइट कंट्रीज को ये नहीं बोलेंगे आपको ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए, जो आपको चाहे आप बोल सकते हैं। ये सब इधर बताया जा रहा है। तो यही बात को घुमा फिरा के बताया हुआ है दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं है। आप G20 मीटिंग होगा, इसके बाद अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे आपके आंसर राइटिंग्स के लिए, तब हम देखेंगे, ठीक है। बस आप इतना ही समझ लीजिए, ये जो 9 गेस्ट कंट्री से वो आने वाला है, वो भी अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे G20 में, ठीक है, उतना ही है। अब देखिए आपका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में 2-3 न्यूज में आपको बताऊंगा। सबसे पहला, अर्ली समर वोंट इंपैक्ट वीट दिस सीजन, IARI डायरेक्टर। सबसे पहले IARI क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च दैट इज ICAR का एक पार्ट है दोस्तों। तो IARI डायरेक्टर ने बोला है अर्ली समर वोंट इंपैक्ट वीट दिस सीजन। देखिए वीट एक रबी क्रॉप है, वीट को बेसिकली कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत है, इसलिए आपको यह देखने को मिलेगा साउथ इंडियन स्टेट्स में वीट कल्टीवेशन ज्यादा होता नहीं है, केवल नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में होता है, वो भी विंटर सीजन में, ठीक है। पर देखिए आजकल ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज हुआ है, ऊपर से इस साल समर थोड़ा सा पहले आया है, तो मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर में फर्क आया है दोस्तों। तो ये वीट हार्वेस्ट को या वीट प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा या नहीं, ये IARI डायरेक्टर से पूछा गया, तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इस बार कुछ नया वेराइटी ऑफ वीट यूज कर रहा है, ठीक है। तो वो वेराइटी कौन कौन सा है दोस्तों, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। देखिए कुछ डिटेल्स मैंने इधर ऐड किया है। वीट इज टिपिकली ए 140 to 145 डेज क्रॉप प्लांटेड मोस्टली इन नवंबर बिफोर द मिडल ऑफ मंथ इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो देखिए वीट का जो प्रोडक्शन है वो टोटल 140 से लेके 145 डेज लगा देते हैं, ठीक है। और ये कब प्लान किया जाता है दोस्तों? देखिए नवंबर का फर्स्ट हाफ में प्लान किया जाता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में, ठीक है। बेसिकली उधर पैडी, कॉटन एंड सोयाबीन का हार्वेस्टिंग के बाद वीट प्लांट किया जाता है फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में, और उत्तर प्रदेश एंड बिहार में सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में प्लान किया जाता है आफ्टर देयर शुगर केन एंड पैडी हार्वेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ ये जो वेराइटीज के बारे में मैंने आपको बात किया, वैसे देखा जाएगा तो वीट का एक नया वेराइटी 2016 में रिलीज किया गया था HDCSW18 करके, ठीक है। और इस वेराइटी का वीट यील्ड है 7 टन्स पर हेक्टर, ठीक है। और इससे पहले बेसिकली HDCSW18 से पहले HD2967 एंड HD3086 यूज किया गया था। इससे ज्यादा यील्ड है HDCSW18 का। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है मेरा, तो लिखा है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 2022 में एक सेकेंड वेराइटी इंट्रोड्यूस किया गया HD3410, इसका हायर यील्ड पोटेंशियल है, दैट इज 7.5 टन्स पर हेक्टर, समझ रहे आप। तो देखिए और एक बार बता देता हूं, सबसे पहले HD2967 एंड HD3086 लॉन्च हुआ था, इसका यील्ड है 6 to 6.5 टन्स पर हेक्टर। इसके बाद 2016 में HDCSW18 लॉन्च किया था, इसका यील्ड है कितना, 7 टन्स पर हेक्टर। इसके बाद 2022 में HD3410 लॉन्च किया, इसका यील्ड है 7.5 टन्स पर हेक्टर, ठीक है। और प्लान हाइट भी कम है दोस्तों, 100 से लेके 105 सेंटीमीटर तक है प्लान का जो हाइट है, जो भी है। लेटेस्ट जो यूज किया जा रहा है दोस्तों वीट वैरायटी वो है HD3385,
ठीक है, इसका यील्ड भी ज़्यादा है दोस्तों और टॉलरेंस भी ज़्यादा है, और हीट टॉलरेंस है, मतलब ये जो समर वगैरह आ रहा है, हीट इंक्रीज हो रहा है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस वैरायटी को। ठीक है, तो आपसे बस एग्जामिनेशन में एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, HD C7W18, HD 3385, HD 2967, ये सब क्या है, किस क्रॉप का वैरायटी है, तो बस आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा इसमें, आप पढ़ सकते हो वैसे। अगला है आर्ट्स आर्टिस्ट एंड कैरियर्स ऑफ कल्चर मुर्मू एट संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स। देखिए, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स कन्फर किया है। तो बस इधर इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी क्या होता है। देखिए, इसे नेशनल अकादमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा आप बोल सकते हैं। इट इज द नेशनल लेवल अकादमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजुकेशन मिनिस्ट्री 31 मई 1952 को यह सेटअप किया था और 1953 से ये ऑपरेशनल है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। पर अभी ये जो संगीत नाटक अकादमी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन गिवन टू प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट, गुरु एंड स्कॉलर्स। तो देखिए, जो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट है, गुरु है, स्कॉलर्स है, उनको दिए जाने वाला हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। 1 लाख का प्राइज मनी है, साथ साथ में एक शॉल एंड ए ताम्रपत्र भी मिल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ अवार्ड्स गिवन एनुअली इज 33 एट प्रेजेंट एंड टिल डेट ओवर 1000 आर्टिस्ट हैव बीन ऑनर्ड। तो एक ही नंबर ऑफ एनुअली कितने अवार्ड्स दिए जाते हैं, 33 दिए जाते हैं, और अब तक 1000 से ज्यादा आर्टिस्ट को ऑनर किया जा चुका है। ठीक है, साथ साथ में और एक अकादमी के बारे में बता देता हूं, ललित कला अकादमी और नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट। ये नेशनल अकादमी है इंडिया का फाइन आर्ट्स के लिए। फाइन आर्ट्स मतलब क्या होता है दोस्तों, बेसिकली पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब फाइन आर्ट्स है। तो इन सारे आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1954 में एस्टैब्लिश किया था ललित कला अकादमी या फिर नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट। अगला, बाइडेन नेम्स बांगा टू लीड वर्ल्ड बैंक। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन नॉमिनेट किया है फॉर्मर मास्टर कार्ड चीफ एग्जीक्यूटिव अजय बांगा को टू लीड द वर्ल्ड बैंक। अभी के हिसाब से वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, वो अभी रिटायर होने वाला है। तो अगला प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक बनेंगे इंडियन ओरिजिन अजय बांगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स वैसे आपको पता होगा, इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के गवर्नमेंट को कैपिटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एक कलेक्टिव नेम है दोस्तों फॉर द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से 2 है। वैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। 1 इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये लोन्स, क्रेडिट्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए। फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन दैट प्रोवाइड्स लो और नो इंटरेस्ट लोन्स टू लो इनकम कंट्रीज। लो इनकम कंट्रीज के लिए लो या फिर नो इंटरेस्ट लोन्स, 0 इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है। फिर इंटरनेशनल फिनेंस कॉर्पोरेशन, ये इन्वेस्टमेंट, एडवाइस, एसेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स के लिए। फिर मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी दैट इंश्योर्स लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वार। तो बेसिकली इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब अगर देखिए कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, सॉरी कैपिटल प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, तो उधर कोई वार हो गया या फिर कोई पॉलिटिकल रिस्क हो गया, इस वजह से लॉस हो सकता है, तो उधर इंश्योरेंस गारंटी प्रोवाइड करना मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी का काम है दोस्तों। ठीक है, नाउ वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश हुआ था along with International Monetary Fund at the 1944 Bretton Woods Conference। इसलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक को ट्विन्स बोलते हैं, है कि नहीं। एंड आफ्टर ए स्लो स्टार्ट इट्स फर्स्ट लोन वाज टू फ्रांस इन 1947। तो सबसे पहला लोन फ्रांस को दिया गया था। तो अब आप पूछोगे ये तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देने के लिए शुरू हुआ था। देखिए क्या है ना, देखो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यूरोप में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो यूरोप को उस डिस्ट्रक्शन से रिकवर होने के लिए कैपिटल की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। तो तब जाके ये वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुआ था और IMF फॉर्म हुआ था। सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज का रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वगैरह इन्होंने फोकस किया था, फिर धीरे धीरे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देने लगे। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए जा रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। ठीक है, एंड द फाइनल न्यूज,
मोगाडिशु से है। एटलीस्ट 96 किल्ड 560 इंजर्ड इन सोमाली लैंड क्लैशेस। देखिए 96 पीपल का डेथ हुआ है, ओवर 560 इंजर हुआ है सोमाली लैंड क्लैशेस में। अब आप पूछोगे ये सोमाली लैंड क्या है दोस्तों? सोमाली लैंड बेसिकली रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड है। इट इज़ एन अनरिकग्नाइज्ड डी फैक्टो सॉवरेन स्टेट इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, स्टिल कंसिडर्ड इंटरनेशनली टू बी ए पार्ट ऑफ सोमालिया। देखिए सोमालीलैंड एक्चुअली एक अनरिकग्नाइज्ड सॉवरेन स्टेट है दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब देखिए ये जो हॉर्न आपको दिख रहा है ना, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। वैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री से देखिए, एथियोपिया, सोमालिया एंड केनिया। इन 3 कंट्रीज को हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज करके बोला जाता है दोस्तों। वैसे सोमालिया का नॉर्थर्न साइड में आपको गल्फ ऑफ एडन दिख रहा है, ईस्टर्न साइड में आपको इंडियन ओशन दिख रहा है, ठीक है। तो सोमालिया का नॉर्थर्न पोर्शन, ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये है सोमालीलैंड। ये जो सोमालीलैंड है ये 1991 में सोमालिया से अलग होकर अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किए थे। पर जैसे मैंने आपको पहले बोला, अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी सोमालीलैंड की सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया है दोस्तों। तो इसी के चलते बेसिकली सोमालिया एंड सोमालीलैंड के बीच में वायलेंस वगैरह चलता रहता है, ठीक है। तो क्या लिखा है? सोमालीलैंड लाइज इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऑन द साउथर्न कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ एडन। ये मैंने आपको दिखा दिया। इट इज बॉर्डर्ड बाय जिबूती टू द नॉर्थ वेस्ट, एथियोपिया टू द साउथ एंड वेस्ट एंड सोमालिया टू द ईस्ट। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? हरगेसा है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अब तक 20,000 से ज्यादा लोग ये सोमालीलैंड एरिया में से डिस्प्लेस हो चुका है, ये वायलेंस की वजह से या फिर क्लैशेस की वजह से, और न जाने कितने लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।